Hello students, welcome to the introductory lecture of Soil and Water Conservation Engineering. In this we are going to cover the soil and water conservation part that is useful for final year BTech students 7th sem and for agricultural students also. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा सॉइल और वाटर से कनेक्शन क्या है। सॉइल की अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्वाइवल है वो बेसिकली सॉइल पे डिपेंड होता है, वाटर पे डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी डेली लाइफ जीते हुए हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर सॉइल ना हो या सॉइल की फर्टिलिटी ना हो तो हमारी जो लाइफ है, क्योंकि उसी से प्लांट की ग्रोथ होती है, उसी से एग्रीकल्चर होता है, तो हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक सकती है। उसी तरीके से वाटर ना हो तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम रिलेट कर पाएँ कि सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपनी डेली लाइफ में, तभी हम इन सारी चीज़ों को कंजर्व करने के बारे में सोच सकते हैं। ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात ही क्यों आ रही है, क्यों कंजर्व करना है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है। पहले तो ये सारी बातें नहीं होती थी, अब सब्जेक्ट इलेक्टिव फॉर्म में आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लेक्चर होगा उसमें हम 2 पार्ट कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जो कि इनिशियल पार्ट है। और अगर प्रॉब्लम की बात करें तो आपको ये याद होगा कि सदगुरु ने सेव सॉइल मूवमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने हम लोग को ये बताया था कि जो सॉइल है वो डेड मटेरियल नहीं है, एक लिविंग एंटिटी है। इसका मतलब सॉइल जो है उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो ग्रो कर पाती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, और उसी के थ्रू क्रॉप की ग्रोथ होती है। बहुत सारी ऐसी क्रॉप जिसको आप बोलते हैं इनफर्टाइल या बंजर ज़मीन, जिसको बोलते हैं बैरन लैंड बोलते हैं। बंजर ज़मीन आप देखे होंगे, वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं ग्रो हो सकती है, तो वो ज़मीन ही, लेकिन वो यूज़फुल नहीं है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि डिग्रेड हो चुका है और आगे आने वाले समय में ऐसी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। 2050 तक की बात हुई थी कि 90% ऑफ द लैंड विल बी डिग्रेडेड। एक टाइम ऐसा आएगा कि 90% ऑफ लैंड डिग्रेड हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, और हमें खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कैंपेन चलाया था, लोगों को अवेयर किया था, गवर्नमेंट को अवेयर किया था, रूल्स रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो उन्हीं की सारी चीज़ों से, और अगर आप न्यूज़ और रिसर्च डेटा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तभी उसके सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो उसी तरीके से एक रिपोर्ट में बात हुई कि 30% ऑफ द लैंड, कुछ स्टेटस का, जैसे कुछ स्टेट हैं 30 स्टेटस में कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो उसकी स्टेट्स का जो 30% लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है। कुछ कुछ एरियाज में 60% लैंड डिग्रेड हो चुका है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो आपको पता है कि ये एक टाइम पे जब बाद जाके कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हम बस डेटा को सुन लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन के हमारे ऊपर आती है तब हमको उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, हमको ये काम इस पर करना शुरू कर देना है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है क्या, तो ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जो कि सॉइल और वाटर को कंजर्व करने के लिए हैं। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। जो सॉइल, जो मिट्टी है वो कटती रहती है पानी के प्रभाव से, कभी एयर के प्रभाव से, विंड और वाटर की वजह से जो इरोजन होता है वो होता रहता है। उसको बचाना है, सैलिनिटी को बचाना है, यानी मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जिसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, तो उसको हमको कम करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कंजर्वेशन और ड्रेनेज ऑफ वाटर, यानी पानी को पहले तो बचाना है, और पानी जो बहुत जगह जगह इकट्ठा रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मिट्टी उससे भी क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो उस सारी चीज़ों को भी हमको मैनेज भी करना है, ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करना है।
प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करनी है, रन ऑफ कम करना है, इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा करना है। रन ऑफ क्या होता है? जो कि पानी बहता रहता है रोड पे और लैंड्स पे, उसको हम रन ऑफ कहते हैं, या सब सरफेस पे भी कभी कभी। और जो पानी मिट्टी के थ्रू होते हुए अंदर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी ऊपर से किसी मिट्टी पे आप पानी डालते हैं और मिट्टी के बीच में जो वॉइड्स होते हैं उस पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और धीरे धीरे जो एक्सेस वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है। इस प्रोसेस को पूरा हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो इनफिल्ट्रेटेड वाटर है फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस, इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और रन ऑफ को कम करना है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाना है। ये मेन काम है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। तो एक पर्टिकुलर वाटरशेड का डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, ऐसे लैंड फीचर्स होते हैं जहाँ पे जो हाईएस्ट एलिवेशन का पॉइंट होता है उसको हम पूरा अगर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें, विजुअलाइज करें, तो वाटरशेड बनता है, जिसके थ्रू उसमें रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, इरोजन सारे प्रोसेस होते हैं। तो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम जो होता है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि इस मैनेजमेंट वाले काम को हैंडल भी करती हैं। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के ही अंडर है। अब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो दो पार्ट है, इरोजन मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन। इरोजन मैनेजमेंट में यानी मिट्टी को कटने से बचाना है। अब उसमें हम प्रिवेंटिव मेजर, पहले ही हम ऐसे मेजर लगा दें कि पहले ही ऐसी बाउंड्री लगा दें या पहले ही ऐसे मेजर लगा दें, विंड ब्रेक्स लगा दें या कुछ ऐसा कि उस जगह की मिट्टी कट ही ना पाए। और कंट्रोल मेजर का मतलब है कि एक बार मिट्टी कट गई है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो इन सिटू मैनेजमेंट, वाटर टेबल मैनेजमेंट, रन ऑफ मैनेजमेंट। इन सिटू का मतलब है कि ऑन द साइट आप कुछ मैनेज कर रहे हो, कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दे रहे हो कि उस साइट में वाटर स्टोर कर ले रहे हो। जैसे कि पुराने ज़माने में गांव में तालाब वगैरह बना दिए जाते थे, टेरेसेस वगैरह बना दिए जाते थे हिली एरियाज़ में, जिससे क्या होता है कि पानी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। वाटर टेबल मैनेजमेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको मैनेज करने की बात हो रही है यहाँ पे। रन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, जो पानी बहता रहता है उसको मैनेज करना है। पानी बहेगा नहीं तो मिट्टी कटेगी नहीं, एक तरीके से वाटर के फैक्टर से तो नहीं कटेगी। तो ये सारी चीज़ें वाटरशेड मैनेजमेंट में अगर जो चीज़ें पार्ट हैं इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट प्लान में, तो उसमें लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या है कि लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि लोगों को नहीं पता कि प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं और ये प्रॉब्लम्स हमसे कितनी ज़्यादा रिलेटेड है। तो लोगों की अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेगिस्लेशन, कानून भी उससे रिलेटेड होने चाहिए। वाटर का वेस्टेज बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है, जहाँ पे नहीं है बेचारे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो कानून, कुछ वाटर पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, मतलब ऐसे सारे लोग मिल के कुछ ऐसी प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें जिसमें सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाए। साइंस लीडरशिप, कुछ ऐसे इनोवेशंस किए जाएँ, कुछ ऐसे नई खोज की जाए जिससे पानी को मैनेज किया जा सके। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स और फंडिंग वगैरह ज़रूरी होती है। कुछ भी हमको ऐसे प्रोग्राम्स लाने होते हैं तो उसकी भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से पूरी पॉलिसी हम लोग बना सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जनरल वाटरशेड मैनेजमेंट का या वाटर मैनेजमेंट का ये सारा प्रोसेस है। स्कोप ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपके रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, जो कि आपके जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल को बचाएगा, वाटर को बचाएगा और इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी, डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब आप रिजर्वायर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, उसमें भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है। तो इन सारे फैक्टर्स का यूज़ आप कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट की अभी हमने बात ही की थी। पर्टिकुलर एक वाटरशेड हमने सेलेक्ट किया, उसमें सेडिमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, सॉइल को मैनेज कर रहे हैं, वाटर को मैनेज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट पास होता है उसके पहले वो इन्वायरमेंट पे कितना खतरा किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, किसी चीज़ से इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी फैक्ट्री से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में किया जाता है। एग्रीकल्चरल में देखें तो ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस का एग्रीकल्चरल में बहुत ज़्यादा यूज़ है।
इसीलिए उसमें पढ़ाया भी जाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रमोशन ऑफ प्रॉपर लैंड यूज। अगर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है तो कहीं ऐसे ज़मीन आप खाली नहीं छोड़ेंगे जिससे इरोजन हो सके, कुछ ना कुछ आप कंजर्वेशन मेथड वहाँ पे लगाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, इरोजन को बचाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यानी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए कि बंजर ज़मीन ना हो जाए और हमारी ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे, इसलिए कुछ ना कुछ आप मेथड लगाएंगे। मतलब ये जो सारे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाएंगी वो आप करेंगे, उसी का ऑब्जेक्टिव ये है। रिडक्शन ऑफ वाटर रन ऑफ, जो पानी बहता रहता है रन ऑफ के फॉर्म में, उसको बचाना है, पानी के रिसोर्सेज को बचाना है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन कॉज बाय कैरिड ऑफ सॉइल एंड डेब्रिस। अब पानी जो गंदा हो रहा है, मिट्टी के साथ भी जा रहा है, तो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको भी बचाना है पानी को। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑन स्लोप, जो पहाड़ी एरियाज है जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे कैसे इरिगेशन दिया जा सके, कैसे पानी को मैनेज किया जा सके, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है। प्रिवेंशन ऑफ विंड इरोजन, तो हवा से हो रहे जो मिट्टी का कटाव है उसको भी ध्यान देना होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं सॉइल कंजर्वेशन के। सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉइल हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेनिफिट्स की बात करें, रिड्यूस सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटना कम करेगा। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ाएगा। उपजाऊपन बढ़ेगा, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे अपनी लाइफ को। इंक्रीज क्रॉप ईल्ड, तो जितनी क्रॉप की जैसे फसल हुई है और ज़्यादा फसल हो पाए इसलिए। इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज, पानी का इनफिल्ट्रेशन बढ़ाना है, यानी कि पानी जो मिट्टी के अंदर जाता है, जो ग्राउंड वाटर बनता है, इनफिल्ट्रेशन वाला ऑप्शन हमको बढ़ाना है और रन ऑफ कम करना है। प्रोवाइडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो जैसे अगर आप ये सारी सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो भी बढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ भी बढ़ेगा, मतलब सारी चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा, जो इकोसिस्टम है आपका पूरा अच्छे से बना रहेगा। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स की बात करें, कवर क्रॉप, कोई ज़मीन खाली न छोड़ें, कुछ ना कुछ छोटी छोटी क्रॉप लगा दें। वहाँ पे घास ही लगी हुई है तो कम से कम, जो घास क्या होती है या क्रॉप होती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो इरोजन जो होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए कवर क्रॉप बहुत ज़रूरी है। एडिंग ऑर्गेनिक मटीरियल, तो उसमें मान लीजिए कि मिट्टी जैसे खाद वगैरह आप डालते हैं ना, तो ऑर्गेनिक मटेरियल आपने उसमें यूज़ कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो खाद की तरीके से एक तरीके से काम करेगा। प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, किसान पुराने ज़माने में क्या करते थे कि एक ही तरह की क्रॉप नहीं लगाते थे कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल एक ही तरह की क्रॉप लगा रहे, हर बार क्रॉप बदल बदल के लगाते थे। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि अगर कोई एक क्रॉप है, अगर किसी न्यूट्रिएंट को हटा रही है तो दूसरी क्रॉप क्या करेगी, उसी न्यूट्रिएंट को सॉइल में वापस डाल देगी। तो हर क्रॉप की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरीके से क्रॉप रोटेट किया जाता था और उसका उनका पूरा तय होता था कि हमको ये क्रॉप उगानी है, उसके बाद ये क्रॉप उगानी है। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार जानवर आ रहे हैं चरने के लिए, तो क्या होगा, चरते चरते आपको पता है कि मिट्टी भी उखाड़ दे रहे हैं वो, तो ये सारी चीज़ों को कम करना है। ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बिल्डिंग टेरेसेस, तो हिली एरियाज़ में टेरेसेस वगैरह का यूज़ करते हैं जिससे आप खेती कर सकते हैं बहुत अच्छे से हिली एरियाज़ में। रिड्यूसिंग टिलेज, अब टिलेज जैसे मिट्टी की खुदाई जब होती है खेती वगैरह के टाइम पे, तो वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी कम कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे पुअर क्रॉप रोटेशन, कौन या एक ही टाइप की क्रॉप कोई ले लीजिए, हर साल आप वही लगा रहे हैं तो पुअर है, अब उससे उर्वरकता कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। फेयर की बात करें कि आप अल्टरनेट कर रहे हैं, यानी एक बार कोई दूसरी क्रॉप, फिर दूसरी बार कोई दूसरी क्रॉप। कॉर्न सोयाबीन का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, उसी तरीके से और बेटर कंडीशन है कॉर्न, वीट, सोयाबीन, इस तरीके से रोटेशन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है, बट रोटेट करना ज़रूरी है। बेस्ट कॉर्न, वीट, सोयाबीन, अल्फा अल्फा एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है आप यही करें, आप अलग अलग टाइप का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि जो पानी है, जैसे सूर्य की किरणें जब आती हैं या गर्मी बहुत आती है तो पानी क्या बनता है, भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में रहता है, फिर कंडेंस होता है, नीचे आता है,
और ये जो पानी उसके बाद कहाँ जाता है, ज़मीन पे जो पानी आता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर जाता है इनफिल्ट्रेट होके, कुछ पानी रन ऑफ बन के नदियों में मिल जाता है। जो रन ऑफ होता है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, इनफिल्ट्रेटेड वाटर हमारे लिए यूज़फुल होता है। और इसी रन ऑफ की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो बाढ़ भी आती है। तो पानी को कैसे मैनेज करना है? अच्छा, ये आपको पता होगा कि अभी इस टाइम क्या है कि जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा होगा, सड़कें जितनी ज़्यादा बनेंगी, उतना ज़्यादा रन ऑफ होगा, क्योंकि पानी को इन्फिल्ट्रेट होने का मौका नहीं मिल रहा है, ज़मीन मिट्टी के अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया, रन ऑफ ज़्यादा हो गया। इसी वजह से जो वाटर का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। अब अर्थ वाटर बैलेंस की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ओशंस में 97% ऑफ वाटर है जो कि हमारे काम का नहीं है, 3% ही फ्रेश वाटर है जो कि हमारे काम का है। उसमें से भी 70% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, वो भी हम उतना यूज़ नहीं करते। 29% है ग्राउंड वाटर है जिसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 1% लेक्स में जाता है। तो इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का। बट अब क्या करना है कि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 29% ही ग्राउंड वाटर है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, अगर इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होता रहा। डेवलपमेंट के नाम पे कई बार ऐसा होता है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन इफ़ इट कम्स टू अवर बेसिक नीड, अगर हमारी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है, हमें पानी ही पीने को नहीं मिल रहा है, हमें एयर सांस लेने को नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन अगर आपको दिया जाए कि डेवलपमेंट चाहिए कि सांस लेने के लिए एयर चाहिए या सांस या वाटर चाहिए पीने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं वाटर को ही चूज़ करेंगे। लेकिन वो आपको अभी बहुत दूर दिखाई देता है, तो अभी आप उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अब आप देखो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पानी की नीड ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रन ऑफ ज़्यादा मिल रहा है, ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड वाटर कैसे बनाए, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है कि कैसे पानी का मूवमेंट होता है। तो आप देखिए रेनफॉल आता है किसी पर्टिकुलर मिट्टी वाले एरिया में, पेड़ भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है कि जो मिट्टी में वॉइड्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, जिसके थ्रू पानी जो होता है मिट्टी में चला जाता है, नीचे नीचे चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर बनता है। उसी को हम ग्राउंड वाटर के अपर लेवल को बोलते हैं वाटर टेबल। तो वाटर लेवल बढ़ता जाता है, जितना ये प्रोसेस होगा उसी को हम डिस्चार्जिंग कहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। ग्राउंड वाटर ही आप पीने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो रन ऑफ वाटर है या अब नदियों का पानी है, आप देख रहे हैं गंदा हो रहा है, तो उसको आप पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बनता कैसे है ये भी आपको पता चल गया, तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है ये भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप समझ सकते हैं। अब वाटर की प्रॉब्लम की बात करें तो 50% ऑफ द इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस का मतलब जहाँ पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है पानी को लेकर। तो ऐसे एरिया जो बहुत डार्क रेड से हाईलाइटेड एरिया हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे एरियाज़ आप देख रहे हैं वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। उस तरीके से ऑरेंज वाले एरिया में भी हैं, येलो वाले में कम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बट हमारे साथ नहीं होती है तो हमें नहीं दिखती। जहाँ है प्रॉब्लम्स वो लोग कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ का इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता ही। इंडिया इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वाटर क्राइसिस। हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। जैसे हमारे पास पानी आ रहा है तो हम पानी को वेस्ट करते रहते हैं, हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली तब लेते हैं जब क्राइसिस में हम आ जाते हैं। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी कि बहुत देर हो जाए उसके पहले ही हम चीज़ों को बैलेंस फॉर्म में करें, और हम खुद ही अवेयर रहें अपने आसपास के एरियाज़ में, और भी जिस एरियाज़ में हम जानते हैं हमारा होम टाउन है, जहाँ भी ऐसे एरियाज़ में चीज़ें मैनेज हो सकें। कंस्ट्रक्शन कितना करना है ज़रूरी है उतना ही करें, ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं। मतलब बेनिफिट के लिए बहुत सारे लोग कर लेते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे गाँवों में ऐसी कंडीशन आ गई है कि खेत लोग हटा हटा के वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हो रही हैं। तो अब धीरे धीरे उस तरीके से भी आप देखें तो हमारे फूड में शॉर्टेज आ रही है। जहाँ पे खेती थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में होती थी, अब जो है कुछ कुछ जगहों पे कम हो रहा है। 80% ऑफ द इंडिया सर्फेस वाटर इज़ पॉल्यूटेड, पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट। गंगा नदी का पानी आप देखिए, जिस भी नदी के आसपास आप लोग रहते होंगे आपको पता होगा कि उसका जो पानी है दिन ब दिन गंदा होता चला जा रहा है।
तो एग्रीकल्चर में भी वाटर यूज़ करने की एक लिमिटेशन है कि अगर बहुत ज़्यादा आप ख़राब वाटर यूज़ करेंगे, कुछ प्लांट्स हैं उसको मतलब रिटेन कर पाएंगे, कुछ नहीं रिटेन कर पाएंगे, तो उस तरीके से एग्रीकल्चर भी प्रभावित होता है, खेती भी प्रभावित होती है गंदे पानी से। गंदे पानी को पी तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते। तो इस तरीके से पानी को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरफेस वाटर का आधे से ज़्यादा यूज़ पहले खेती और बाकी कामों में हो जाता था, तो पीने वाला पानी इन सब चीज़ों में नहीं यूज़ होता था। अब पीने वाला पानी ही जो ग्राउंड वाटर ही है, अब बहुत बात खेती में यूज़ होता है। तो अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही कि पीने वाला पानी आप खेती में भी यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी की कमी वहाँ से भी हो जाती है। तो हर तरीके से पानी को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पहली तो हमारे प्लांट को पानी मिले सफिशिएंट, वो ज़रूरी है। हाइड्रो पावर जनरेशन में बिजली भी बन रही है पानी से, वो भी हमको ध्यान देना है। इरिगेशन में भी पानी यूज़ हो रहा है। बेसिक चीज़ जो हमारे पीने के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो है ही। तो सारी चीज़ों को हमको बैलेंस करना है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज क्लाइमेट, बारिश की वजह से, एयर की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। टोपोग्राफी की बात करें, स्लोप बहुत ज़्यादा है तो इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। तो शेप ऑफ एरिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सॉइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ सॉइल जो होती है आपस में कंपैक्टेड रहती हैं, कुछ सॉइल होती है जो बहुत लूज़ होती है, लूज़ सॉइल इरोजन जल्दी होता है। तो सॉइल की अपनी क्या स्ट्रेंथ है ये भी बहुत मैटर करती है। सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में पहले से कितना पानी है, अगर पहले से ही पानी सेचुरेटेड है, वो पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है और ऊपर से पानी डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सॉइल का अपना मॉइस्चर भी आपको ध्यान में रखना होता है। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर सबसे ज़्यादा, हमने पेड़ काट दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया है, और खेती के लिए कई बार हमने जंगलों को काट दिया है। बहुत सारे कारण हम लोगों ने ऐसे क्रिएट कर दिए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज और सब कुछ, ये ह्यूमन क्रिएटेड है। हमने अपने फ़ायदे के लिए, और अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी हम अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो शायद हमारे लिए उतने यूज़फुल नहीं, बट कहीं ना कहीं फॉर मनी पर्पस और फॉर दिस हम यूज़ कर रहे हैं। पर हमको ये नहीं पता कि हम मनी से क्या करते हैं। मनी से हम यही सारी बेसिक नीड्स की चीज़ें ही तो खरीदते हैं, फूड खरीदते हैं, सबसे बेसिक नीड ही नहीं रहेगी तो उस मनी का कोई रोल नहीं रह जाएगा आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा हम खा नहीं सकते, पैसा हम पी नहीं सकते, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उस पर ध्यान देना है और उसको कंजर्व करने की कोशिश करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। और फिर हम अगले जो लेक्चर है उसमें यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पूरा कंटेंट क्या है, कैसे कैसे मूव करता है, कैसे कैसे हम कंजर्व करते हैं वाटर को, उसमें देखेंगे। अभी आप लोग को इम्पोर्टेंस से अवेयर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सोसाइटी में जाके उन सारी चीज़ों पे काम करना है, पैसे के लिए नहीं, लाइफ के लिए। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।